अब अगर मैं ये लिखता हूँ कि आप 1 ml यूँ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 ml को इतने यूँ लिखा हुआ, अगर मैंने यूनिट लिख दिया लीटर। अब ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन, इसकी मैं स्टेटमेंट भी बना सकता हूँ, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ये सेम चीज़ जो है वो हम सेम कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन की सूरत में कि भाई हमने किस यूज कितने एमएल की बताया उसको कितने लीटर होंगे, ठीक है। या जब हम सोल्यूशन बनाते हैं उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है तो इस तरह। अब इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको रिक्वायर क्या है, लीटर। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लीटर्स। गिवन क्या है, 1 ml। आपने क्या करना है, इसी को आपने यहाँ पे 1 ml लिख देना है, ठीक है। अब आप देखें कि M स्टैंड फॉर मिली। अब इसके साथ मिली नहीं है, आपको ये मिली खत्म करना है। अब इसको क्या करते हैं, इस मिली को ये 1 ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाता है 10⁻³ लीटर, ऐसे लिखते हैं मिली को। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि लीटर, ये तो 1 है, लीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.001 लीटर, ठीक है। ये बात का आंसर। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 0.001 लीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा होता है 10 ml, ठीक है, तो फिर आप इसी तरह यहाँ पे क्या लिखते हैं इक्वल 10 ml, ये लिखते आगे 10 को ऐसे लिखते। मिली आपको पता है ये प्रीफिक्सेस है, उसका आप फैक्टर लिखते, वो क्या है 10⁻³ आगे लीटर लिखते। अब यहाँ पे देखिए आपको लीटर चाहिए ना, बाकी उसके साथ नंबर आएगा कोई। यहाँ पे क्या होगा, अब ये सिंपल इसको 10⁻² लीटर लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। क्यों, ये 1 है, -1 -2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.01, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो 1 लीटर है आपके पास और इसको आपने ml में लिखना है, ठीक है, ml में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले लिखें, ये जो मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद जो आपने आंसर लिखना है 1 लीटर लिखें। अब 1 लीटर के साथ आपको क्या चीज़ लगानी है, मिली, ठीक है। मिली किसके इक्वल होता है, अब ये जो फैक्टर है ना, इस फैक्टर से आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर दें और इस चीज़ को उस फैक्टर से डिवाइड। मैथमेटिक्स का रूल है ना, आप कोई भी चीज़ अगर अपनी तरफ से उसमें इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह से करें कि वो उसका इफेक्ट आपको ओवरऑल ना रहे। मीन कि अगर आप उसमें कुछ चीज़ ऐड करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो जितनी ऐड करेंगे उतनी ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो लिखेंगे, बाकी फिर मेथड आप चेंज कर देंगे उनको किस पॉइंट से कहाँ से निकालना। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप डिवाइड करें। अब आपको ये 10⁻³ इस लीटर के साथ चल रहे, तो वो क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आप वो प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आपको वो डिवीजन भी करना होगा। ये क्या हो जाएगा 1 ऐसे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लीटर, और साथ में आपने क्या करना है इसी फैक्टर से डिवाइड करना, ठीक है बात। अब यहाँ पे आपको मिली चाहिए है ना, इसको आपने 1 मिलीलीटर लिख लिया, नीचे 10⁻³ वर्ड समझ आएगा नहीं है। ये देखिए
आपने ये फैक्टर लीटर है, सॉरी ये लीटर यूनिट है, आपने इसको बनाने हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर बनाने के लिए आपको 10⁻³ चाहिए इसके साथ। अब वो आप कहाँ से लाएंगे? ऐसे तो नहीं है कि वो आप लगा देंगे। आप वो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, तो उसी फैक्टर से आपने डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब 10⁻³ आता है तो वो किसके इक्वल होता है? मिली के। ये चीज़ आ गई, हमें चूंकि मिली ऊपर चाहिए था ना जो हमारा क्वेश्चन था, तो मिलीलीटर इसका मतलब है आप यहाँ तक तो पहुँच गए, मगर अभी ये नंबर लगाना है कि वो कौन सा होगा। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻³ और ये किसकी कम्युनिट होता है? तो यहाँ पे क्या है जी, क्लियर हुई बात? अब ठीक है। कट नहीं हुआ। अब हमने, क्योंकि हमारा मकसद क्या था कि यहाँ पे इस यूनिट को ml में कन्वर्ट करना, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें पता है कि मिली जो है वो 10⁻³ की इक्वल होता है। अब हमने इस चीज़ में ये फैक्टर लाना है, तो कोई भी जब हम फैक्टर लाते हैं तो वो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवीजन में लेके आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन में भी ले जाएंगे, अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब चूँकि हमने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, हाँ, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि सर जब हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हम इसको कैंसिल कर दें, जब कैंसिल कर देंगे तो फिर वही बात रहेगी, फिर हमारा पर्पस तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब बात हमें पता है कि जब 10⁻³ लीटर के साथ है तो वो ml की इक्वल है, ठीक है। अब नीचे पे 10⁻³ था, अब ये आपका एक पर्पस सॉल्व हो गया, ml आ गया। अब आप मतलब जो है टारगेट ये है कि ml के साथ नंबर कौन सा होगा, उस नंबर के लिए फिर आपने इसको मिली में नहीं लिखा, अगर मिली में लिख देंगे तो वो फिर वही बात रह जाएगी, उसी को आपने 10⁻³ में रखा। अब ये इसको जब मैथमेटिक्स का रूल है कि नीचे डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा तो ये 3⁻³ तो ये 1000 की। अब अगर इसको आप रिवर्स में लेके चलते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि हमारी ये बात ठीक है या नहीं है, तो आप यहाँ पे देखें 1000 ml है, m स्टैंड फॉर मिली, मिली क्या होता है? ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास 5 लीटर ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी कन्वर्जन ठीक है। हाँ, सिंपल इस तरह कर सकते हैं मिलीलीटर इज इक्वल टू लीटर ओवर 1000 और 1000 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो है बड़े नोन यूनिट्स वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर ये लिखा हो कि आपने जो नॉन यूनिट्स हैं, मतलब आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मगर अगर ये लिखा जाए कि 1 किलोग्राम आगे लिखा जाए गीगाग्राम, तो फिर आप कैट नहीं कर सकते, फिर आपको किसी प्रोसेस के थ्रू करना होगा, ठीक है। तो उस वहाँ पर फिर ये चीज़ आपको सारी करना पड़ेगा। जो आपको नॉन है, जो बहुत हम बड़ा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, वो तो हमें पता है। अब अगर मैं यूज़ लिखता हूँ अब आप वेट नहीं कर सकते, अब आपको वो प्रोसेस चाहिए, वो क्या है? अब आपने देखना है पी को स्टैंड फॉर 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए पी को, आपको ये जस्ट याद करने के लिए, अदरवाइज तो फिर जब आपको पता होगा तो फिर आपको यही शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? नैनोमीटर। अब आप इससे शुरू करें 10 नैनोमीटर, ओके। ये इसको कैसे लिखते हैं? 10 नैनो को कैसे लिखते हैं? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है।
जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, मगर आपको तो यहाँ पे क्या चाहिए, पिकोमीटर 10⁻12 लाना है आपको मीटर के साथ। उस 12 के लिए आपने क्या करना है आप बताइए। यहाँ पे हम 12 लाना चाह रहे हैं, तो उस 12 के लिए हम क्या करेंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करें कि मीटर के साथ हमारा 10⁻12 आ जाए। फिर समझाता हूँ, हमने हमारा मकसद क्या है कि हमने ये पिकोमीटर है ना, इसको हमने इसको यू लिख सकते हैं आप। अब क्या समझ आ रहा है कि भाई 10 नैनोमीटर कितने पिकोमीटर के इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पे आपने क्या लाना है 10⁻12, मगर आपके पास ये सॉल्व करने के बाद क्या है 10⁻8 मीटर। अब 10⁻8 को आपने 10⁻12 बनाना है। प्रोसेस समझ रहा है, वो कैसे करना है। आप 10⁻8 को 10⁻12 बनाना है। आप बताएं। इसे मल्टीप्लाई करके नहीं, अब देखो 10⁻8 है ना, इसको 12 बनाना है। वो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 से और इसी से हम डिवाइड कर देंगे 10⁻4 से। आप सुने -4 से मैथमेटिकली ये है कि 10⁻8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा 10⁻4। अब अलजेब्रा क्या कहता है आपको 10⁻8 -4 मीटर और नीचे 10⁻9। ये ठीक कर रहा हूँ क्या? अब इसको इधर रहने दें, ध्यान दें। एक मिनट मैथमेटिक्स में बेसिक अलजेब्रा आता है आपको? तो फिर तो यार ये मसला नहीं होना चाहिए, उसको -12 बनाना। अब ये देखिए x⁻−10 है, इसको हम रूल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर बेसिकली क्या होगा अब अगर आपके पास इसी तरह x⁻12 है और इसमें एक पॉइंट आपके पास x⁻8 है, तो मल्टीप्लाई x⁻- क्या होगा, ठीक है। जब समझ आया कुछ? इसी तरह अगर आपके पास x⁻15 है फैक्टो में और इधर x⁻8 है, तो इधर क्या आएगा x⁻7, ठीक है। अब अगर इस बेस की जगह पे हमने 10 लगा दिया, ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब आपने x⁻12 बनाना है, ठीक है। x⁻8 आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, तभी होगा ना जब ये 12 इक्वल कब होगा, जब मल्टीप्लाई x⁻4 होगा। तो जब मगर आपको तो गिवन x⁻8 है, तो -4 आपको चाहिए। तो जो चीज़ आपने अपनी तरफ से वहाँ पे लानी है, उसको अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसी फैक्टर से आपने डिवाइड करना है, ठीक है।
तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4 आपने मल्टीप्लाई किया है, इसी को आपने डिवाइड किया। अब समझ आया, कोई क्लियर बात? बड़े से बात करें आप बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रा। अब ये पॉइंट समझ आ गया, अब क्लियर है। इसको फिर हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या हो गई, ऊपर पिकोमीटर आ गया, ये माप मिल गया। अब नीचे क्या है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे 10 रेज़ टू पावर 4 पिकोमीटर लग जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आई ये स्टेप कैसे होगा आपको, है 10 रेज़ टू पावर 4, तो इसका मतलब है कि ये आंसर आपका क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, मिनट से जवाब ये होगा, ताकि ये आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है इस तरह की आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप वो डायरेक्ट वाली बात नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते, अगर सत्य कि आप ये सारा प्रोसेस ना करें, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर अब आपके पास इसी तरह 1 में 20 ml गिवन है और मैं आंसर चाह रहा हूं माइक्रोमीटर में। 20 ml आपको गिवन है और मुझे आंसर किसमें चाहिए, माइक्रोमीटर में। और माइक्रो क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ठीक है। ये जरा मुझे सॉल्व करो, क्या करेंगे, हमें ये चीज रिक्वायर है, हम कहाँ से चलेंगे, 20 से इक्वल साइन 20 ml, m क्या होता है 20 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, -6 चाहिए ना माइक्रो के लिए, तो क्या करेंगे आप, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। और साथ में आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर और नीचे 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये क्या हो जाएगा 20 माइक्रोमीटर नीचे 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ठीक है जी। अब जब -3 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है वैसे 20 ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 माइक्रोमीटर लिख देंगे तो वो ठीक है, मगर ये एक अच्छी फिगर नहीं लगती है, जिसको आप सिग्निफिकेंट या राउंड ऑफ फिगर या साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, ये साइंटिफिक फॉर्म में आप नंबर्स को लिखें वो नहीं बनता। ये इसको हाँ आप यूँ लिख सकते हैं, या ये इस तरह ठीक होगा आपका। ठीक है, पहले तो जी देखना गीगा, क्या होगा 10 रेज़ टू पावर 9 है गीगा, जी गीगा, ये 10 रेज़ टू पावर 9 होता है। और ये क्या है फेम्टो, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 होता है, ठीक है। गीगा मीटर को आपको फेम्टो मीटर करेगा, 1 गीगा मीटर, गीगा क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। आपको क्या चाहिए 10 रेज़ टू पावर 15, तो 10 रेज़ टू पावर 9 है
15 करने के लिए आपको -24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -24 से डिवाइड। तो जब ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ -24 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। ये ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻⁻15 मीटर और नीचे आ जाएगा 10⁻⁻24। इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस चीज को आप ये आंसर क्या आ गया 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴। लास्ट कल मैंने ये बात की, अगर बिगर से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ आना है तो आपको मल्टीप्लाई एट द एंड जो आंसर होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻24। अगर यहाँ से इधर आ रहा होगा, सपोज ये यूं होता, फिर यहाँ पे क्या था -24, ठीक है। स्मॉलर से बिगर की तरफ होगा 400, ठीक है। मगर हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब भी इस तरह की कोई भी फिगर है तो उसको आपने साइंटिफिक वे में लिखना है। तो वो क्या है कि साइंटिफिक ये है कि ये इसको हम 4×10⁻² लिख सकते हैं ना 400 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² भी लिख सकते हैं। ये चीज़ जो भी लिखी जा सकती है, ठीक। तो जो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 4×10⁻14। ये भी ठीक है, ठीक है। अगर ये भी आप आंसर मुझे देंगे तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट में बात कर रहे थे मोल्स की। वो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पे मैंने वीडियो भेजी है प्रॉपर, वो मेरी है, वो बड़ी अच्छी है, उसको भी देखें। इसी से फिर हम आगे चलते हैं। जब हम किसी चीज़ का कोई एक मोल दे देते हैं, उसका जो मैस होता है उसको हम क्या कहते हैं मोलर मैस, ठीक है। मोलर मैस मीन कि कोई भी चीज़ है, सपोज आप 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, O2 1 मोल O2। लास्ट टाइम वो O2 का मैंने मैस आपको गलत लिखवा दिया, 38 लिखा है, 36 लिखा है, है ना। वो 32 है, वो फिर मैंने लेक्चर में कट कर दिया है, वो दूसरा लेक्चर था उसको लिख दिया है। अच्छा, तो ऑक्सीजन सपोज कि हम लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये कितना होगा 32 ग्राम। अब क्योंकि आप 1 मोल ले रहे हैं, दिस मैस इज कॉल्ड मोलर मैस, ओके। एंड यू आर एक्चुअली वेइंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं कहूँ कि भाई आप 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लें, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए आपको ऑक्सीजन के कितने ग्राम लेने होंगे 2, मीन कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको कितना मैस चाहिए उसका 32 ग्राम। 2 मोल्स के लिए तो इस तरह हर कंपाउंड के साथ जो भी चीज़ हम देंगे आपको, वो 1 मोल का जो मैस होगा वो मोलर मैस, और अगर उससे ऊपर नीचे आप जा रहे हैं तो वो फिर उतनी मोलैरिटी का मैस होगा। मोलैरिटी नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे, मोलैरिटी तो और सेंस में आता है, तो उसको हम मोलर, अगर आपने 2 मोल्स लिए तो आप कहेंगे 2 मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड, उसके लिए आपको कितना मैस चाहिए। और मोल कोई चीज़ कब होती है, अगर मैं इसी चीज़ को यूँ लिखूँ
इसके क्या मीनिंग है? इनके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है, 1 एंटिटी का जो मास है वो क्या है? 32 AMU। इस चीज़ की आप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैंने इस पर बड़ा फोकस कर दिया, ठीक है। 32 AMU, AMU स्टैंड फॉर उस एक एंटिटी का मास। और अगर ये इसका क्या मतलब है कि 6.02 10⁻23 एंटिटीज ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास है। हाँ ठीक है। अब इस तरह लिखा है ना, अब कोई भी एंटिटी आपके पास आयंस होते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स है, आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। सपोज A लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है, A5 लिखा हुआ है, जो भी है, अगर इसका मास सपोज मैं लिखता हूँ X AMU, तो इसका मतलब है कि ये A4 एक एंटिटी है, पूरी की पूरी ये एक एंटिटी है A4, ठीक है। या मैं यूँ लिखता हूँ, मेरा नाम तारिक है, मैं P से लिखता हूँ P, ठीक है। और X AMU, इसका मतलब है कि मेरी किस्मत के मेरे जैसा एक बंदा जो है उसका जो मास है वो X AMU। अब अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है कि मेरे जैसे 6.02 10⁻23 बंदे उन्होंने इकट्ठे किए, उनका जब मास लिया तो वो ये बना ग्राम पर मोल। अब नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब T या T जो है वो O2 भी हो सकता है, T जो है वो H2O भी हो सकता है, T जो है वो NaCl भी हो सकता है, T जो है वो NH4Cl भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मगर जब AMU लिखा होगा तो वो एक माना जाएगा, एक का वेट होगा, और जब ग्राम पर मोल लिखा होगा तो फिर वो एक का नहीं होगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ दैट एंटिटीज उनका वेट होगा, उनका मास होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताना है कि ये AMU कहाँ से आता है, किसी चीज़ का जो मास है वो कहाँ से आता है। आपके पास एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो सपोज कि आपके पास ऑक्सीजन ले लो, इसमें क्या होता है 16 ठीक है। हम क्या लिखते हैं ऑक्सीजन का, सिंपल ऑक्सीजन का हम क्या लिखते हैं 16 AMU, ठीक है। अगर हमारे पास O2 होता है, O2 उसको क्या लिखते हैं 32 AMU, मीन ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले ना, तो सिंगल ऑक्सीजन किसके इक्वल आ गया 16 AMU। अब ये AMU, अब आपको आइडिया होगा कि ये 16 कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये जो इसका मास नंबर होता है, क्या होता है मास नंबर जो है, तो उसको हम किस से शो करते हैं A से। तो ये जो मास नंबर होता है ये बेसिकली वहाँ से आता है, किसी चीज़ का भी जो आप मास एटॉमिक मास लिखते हो। अब ये 16 बेसिकली क्या होता है, ये क्या है आपके पास 16 क्या है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होते हैं ना, ठीक है जी, ठीक है। जो 1 प्रोटॉन है या 1 न्यूट्रॉन वो 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है। 1 प्रोटॉन जो है उसका जो मास होता है प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन, ठीक है, या न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन को 1.66 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। तो ये AMU क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो ये एटॉमिक पार्टिकल का मास होता है 1.66 10⁻24, इसलिए इनको एटॉमिक मास। हाँ जी। अब ये क्या है कि अगर आप यहाँ लिखें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.66 10⁻27 ग्राम, ठीक होगी बात। इसी तरह
न्यूट्रॉन का लिखें, वो क्या है प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1.66 10⁻⁻27 ग्राम। ठीक है ना, यही बात मैंने की ना। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 8 + 8 और कॉमन आ गया, कॉमन जो है 1.66 10⁻⁻27 ग्राम आ गया। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, AM। तो ये क्या है, ये कितना हो जाएगा 16। तो AM की समझ आई है आपको। ये बेसिकली क्या है कि ये मैस ऑफ प्रोटॉन होता है और मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि वो इक्वल होते हैं। वो आपको ऐड में आता है तो वो कॉमन आ जाता है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई दिस कॉमन फैक्टर, वो आपको वैल्यू AM। अब मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि AM को कहाँ से आता है, वो चीज़ें कहाँ से। आप मास पार के अंदर बात हैं तो वहाँ से हाँ 24 ग्राम होता है और 27 किलोग्राम होता है। वो उसे गलती होगी, 24 - 24 ग्राम है। ठीक है, तो ये अब आपको आइडिया हो गया कि ये बेसिकली हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है। अब सपोज मैं ये लिखता हूँ कार्बन 12 AM2, ठीक है जी, ऑक्सीजन 16 AM2, बताया जी CO2 का मैस क्या होगा, तो 44 है, वही होगा ना, 44 AM2। ठीक है, इसी तरह इसको अगर मैं यूं लिखूं तो इसके क्या मीनिंग्स होंगे, इसको इंटरप्रेट करें कि ये क्या शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है, आप बताएं। ये चीज़ क्या बता रही है आपको और ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ क्या इंफॉर्मेशन दे रही है आपको, ये तो मैथ है। ये किसका मैथ है, और ये यूनिट्स क्या बता रहे हैं आप, देखो ना यूनिट्स एक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो यूनिट्स हमेशा डायरेक्शन ही देते हैं आपको। तो ये कौन सी डायरेक्शन दे रहे हैं, 1.66 आप बताएं। गलत, आप बताएं। गलत, आप बताएं। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये नीचे वाला क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन, पहले बोलो। 1.66 44 गलत, आप बताएं। यस, ये बता रहा है कि ये सिंगल वन कंपाउंड जो है, वन एंटिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका मैस है। और ये बता रहा है कि ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ दीज एंटिटीज, इनका मैस भी है। ये इसका आंसर है। बाकी जितने भी आप लिखेंगे ना पेपर में, आप फिर कहेंगे कि हम थोड़ा ठीक लिख के आए हैं, वो क्रॉस हो। अब ये इसका क्या हो गया, मोलर मैस, और ये इसका एटॉमिक मैस है, एक एटम का मैस है। कुछ जब हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारे मेजरमेंट्स ही है ना, उसी पे हम अभी बात कर रहे हैं। फिर एक चीज़ आती है, हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई नंबर्स आ जाते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं तो नंबर आता है ना, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, सपोज आप ग्राम में वैल्यू आएगी, कोई मिलीलीटर में आएगी, कोई सेंटीलीटर में आएगी, डेसीलीटर में आ जाएगी, या आपके पास वो मीटर्स में आ जाएगी, या आपके पास वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगी। वो तो यूनिट है, कोई नंबर आएगा ना साथ। अब नंबर में कितनी एक्यूरेसी है, वो नंबर कितना एक्यूरेट है, ये हमें पता करना होता है। वो नंबर कितना प्रिसाइज है, ये हमें देखना होता है। और उस नंबर में
कितनी अनसर्टेनिटी है, कहाँ पे हम अनसर्टन है, कहाँ पे हमारे पास वो गैर यकीनी आलम है, वो देखना है। फिर हमें ये देखना है कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन से हैं, और फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, ये 15 मिनट्स की बात होगी। सबसे पहले जब आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी। क्योंकि जहाँ पे आप अनसर्टन, आप एक वैल्यू लेते हैं, फर्ज करो आपने कहीं कोई नंबर देखा, कौन सा नंबर देखा आपने, हेलो क्या है, कौन सा नंबर देखा आपने, कोई नंबर देखा आपने, कौन सा देखा, हाँ कोई एक नंबर देखा आपने, कौन सा देखा बताओ, 20। क्यों याद है 20 आपने 5 को लिखा, क्यों दिमाग में, बात तो ये है। आपने कौन सा नंबर देखा, 10। आप है 2 3.45, इसको याद रखना, 29। हालांकि नंबर तो बहुत सारे हैं, आप क्यों ये नंबर बताए, दिमाग में है, कहाँ से आ गए, मीन के आपके शऊर में कोई नंबर स्टिक किए हुए होंगे, चाहे वो हो सकता है आपका लकी नंबर, आपने कहीं देखा हो ये मेरा लकी नंबर है, कहीं पढ़ा हो, आप वो बोलते हैं, या वैसे ही कोई नंबर आपको अच्छा लगता है। इस तरह अल्फाबेट में आपको लिखने में अल्फाबेट बड़ा अच्छा लगता है। ये क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में, जिसके लिए जब हम इस तरह की बात करें तो उसमें आपको यकीनी गालब होता है, सर्टेन होते हैं कि ये चीज़ मैंने बिल्कुल किसी लिहाज से ली। तो अगर मैं, अब इन्होंने लिखा, इस बंदे ने नंबर बोला 3.45, अब इस बंदे का माइंड मेरे ख्याल में ऐसा है कि ये चीज़ों को या नंबर्स को इवन ये सिंगल नंबर नहीं सोचता कोई भी, ये उससे आगे की सोचता, मेन कि इसको इसके ज़हन में बरीकी ज़्यादा होगी शायद जब ये कहीं काम करता होगा। आप लोग जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना चाहते होंगे कि भाई एक एग्जैक्ट राउंड ऑफ फिगर मिलेगा आपको कहीं पे भी, ठीक है, ये हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपकी बात थी वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, अब हम बात कर रहे हैं वो साइंटिफिकली है। इसी तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी एक्यूरेसी होती है, उनमें इंस्ट्रूमेंट उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, जो इंस्ट्रूमेंट जितने ज़्यादा डिजिट्स तक हमें नंबर देता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हम उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और यही चीज़ें आपकी शख्सियत को भी करती हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है कि अनसर्टेन, मतलब मैंने नंबर लिखा, आपने स्केल लिया है, स्केल लिया, उस पर आपने नंबर लिखा 5, आपने उस चीज़ को नोट किया 5, ओके, ठीक है, दूसरा ने किया 20, ठीक है, इस भाई ने किया 3.549, ठीक है, इस भाई ने कर लिया 3, मैंने कर लिया 3, ठीक है, एक और बंदा उसने कर लिया 3.24 या 3.54 कर लिया। अब होता क्या है, जब हम इंस्ट्रूमेंट से ये चीज़ें मेजर करते हैं, या हम मीटर है उससे मेजर करते हैं, या ये क्लॉक होता है आपका, अभी टाइम क्या हुआ है इस क्लॉक से, 11 43, ठीक है, 11 के बारे में आप श्योर है, ये सर्टेन नंबर है, 4 के बारे में भी आप श्योर है, ये भी सर्टेन नंबर है,
बट यू हैव प्रॉब्लम विद 3 कि ये 2 हो सकता है या 1 हो सकता है ना, उसके बीच में। तो ये नंबर क्या हो गया? आंसर। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनसर्टेन। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? किस नंबर पे है? इसको हम कहते हैं 0.01 प्लस माइनस मीन के 0. ये 4 तो आएगा ही आएगा इस 3 में। मतलब इस 3 में या एक बढ़ा दे या एक कम कर दे, ठीक है। बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 1 का इशू आ गया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर आप फाइंड करते हैं, एक हद तक तो आप सर्टेन रहते हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको चांसेस होते हैं आपके पास। तो वो चांसेस वाला जो फैक्टर है ना, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी वहाँ पे। फिर कितनी गैर यकीनी हो सकती है वो फिर हमें ये फैक्टर बताता है। अगर प्लस माइनस 0 में से मैंने एक नंबर लिखा है, अब आप देखते होंगे ये चाहे बिजनेस वाले हो, इकोनॉमिक्स वाले हो, इस पर से आप मैथ्स वाले हो, आपको अगर एक कहीं नंबर लिखा हुआ नजर आता है 11.43 प्लस माइनस 0.01, इस तरह के नंबर लिखे हुए नजर आते हैं आपको। ये बताते हैं कि भाई 11.43 है मगर प्लस माइनस 0.01 अनसर्टेन है उसमें। क्या अनसर्टेनिटी है? ये 3 उसको श्योर नहीं है, ये 3 भी हो सकता है, इसमें कोई एक वैल्यू 11.44 होगी और कोई एक वैल्यू 11.42 भी होगी, उसका एवरेज लेके उससे लिखेंगे, ठीक है। तो इस 11 के बारे में भी उसको यकीन है, 4 के बारे में भी उसको यकीन है। द प्रॉब्लम इज विद दिस फैक्टर, दिस टर्म, दिस नंबर। तो वो क्या होता है आंसर। इसी तरह अगर मैं यूं लिखता हूं, अब मैं किस नंबर के साथ अनसर्टेन होगा? 2 के साथ, ठीक है। तो अगर इसके साथ मैं यूं लिख देता हूं 0.001, ठीक है। क्या लिखूंगा? इसके साथ प्रॉब्लम है ना मुझे, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। तो ये 2 स्टेप्स के बाद मैंने 1 लिखा। अगर नंबर यूं लिखा होगा, ठीक है, और मैं यूं लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5 भी हो सकता है, ये नंबर 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर में अनसर्टेनिटी। मगर आपने ये सारे नंबर लिखे, 11.43 भी लिखा, 11.432 भी लिखा, 11.4323 भी लिखा, इन तीनों में ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? लास्ट। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर्स तक, ज्यादा प्लेसेस तक वैल्यू देता है, वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। क्यों? उसमें इतने पॉइंट्स पे क्या थोड़ी सी चेंज है तो वो बता देगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह बनाए जाते हैं। जब आप जाएंगे ना लैब में तो वैल्यूज वेट करेंगे, तो वो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, कुछ वेट वैल्यूज पे पॉइंट 1 तक आएगी, कुछ में पॉइंट 001 तक आएगी। बड़ा नहीं, बड़ा तो मतलब ये भी हो सकता है। बड़ा आप किस तरह से लार्जर वैल्यू डेसिमल पॉइंट का, हाँ जी, वो जितनी ज़्यादा होती जाएगी ना वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा सस्ता होगा और उतना ही वो कॉस्टली होता जाएगा, उतना महंगा हमें मिलेगा, ठीक है। हाँ जी है, अरबों में भी है इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, जहाँ पे एफसी में है, ठीक है। ये एक्यूरेसी, आप रीडिंग मेजर करते हैं, आपने बहुत सारी वैल्यूज मेजर की। एक्यूरेसी को आप क्या कहते हैं? एक्यूरेसी का आपको तब पता चलेगा जब आपके पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ठीक है ना। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू, सपोज मैं कहता हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो 5 आती है, ठीक है। जब आपने लैब में परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू 3 आ गई, कुछ ने किया 3 आ गई, इस 5 ने किया उसकी 4 आ गई, इन्होंने किया इसकी 5 आ गई,
आपने किया उसकी 4.5 आ गई। तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? जिसमें स्टैंडर्ड के साथ ज़्यादा करीब है, क्लोज है। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होगी? द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन। अब इसकी वर्डिंग आपको डिफरेंट मिल जाएगी बहुत सारे बुक्स में, मगर कॉन्सेप्ट यही है। इट मीन्स एक्यूरेसी डील्स विद स्टैंडर्ड वैल्यू, एग्रीज विद स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड को एक और नाम भी दिया जाता है, ट्रू वैल्यू। स्टैंडर्ड को ट्रू वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होती है? प्रिसीजन क्या होती है? नाउ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। क्लोजनेस, सपोज कि कुछ ना नहीं एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी 5 है, ठीक है। इसमें जब एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया वो 3 वैल्यू आई, दूसरी दफ़ा किया वो भी 3 आई, थर्ड टाइम किया वो भी 3 आई। तो इसका डेटा जो है प्रिसाइज्ड है मगर एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज मीन क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। जो आप वैल्यूज मेजर कर रहे हैं वो आपस में क्लोज हैं, मगर हो सकता है कि वो ट्रू भी हो ना भी, वो नहीं। अब अगर आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक बी बच्चा करता है, उसकी वैल्यू 4.5 आती है, 5.0 आती है, 5.1 आती है, तो ये डेटा अब एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज्ड भी है, मीन के करीब करीब है वैल्यू सारी, और स्टैंडर्ड के करीब भी है। तो इसको क्या कहेंगे? योर डेटा इज प्रिसाइज्ड एज वेल एज एक्यूरेट। अब अगर आपकी वैल्यू कुछ यूं आ जाती है, 3 आ गई, 4 आ गई और 7 आ गई, तो इसका मतलब है कि डेटा आपको प्रिसाइज्ड भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है। इसको एक डायग्राम के क्लोजनेस ऑफ डेटा और एक्यूरेसी एग्रीज विद द क्लोजनेस ऑफ योर डेटा विद द ट्रू वैल्यू, ठीक है। व्हाट्स दैट? अगर इसको डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है कि ये सर्कल बनाया जाता है, इस तरह मैं तीनों सर्कल बनाता हूँ। ट्रू वैल्यू आपकी ये है, जितना डेटा इसके करीब होगा वो ये सेंटर पॉइंट के करीब जितना डेटा होगा नियर टू ट्रू वैल्यू, तो वो एक्यूरेट होगा। सपोज आपकी वैल्यूज लेते हैं, आप एक वैल्यू यहाँ की है, एक यहाँ की है, एक यहाँ की है, तो ये क्या है? एक्यूरेसी भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। अब एक बच्चा करता है, उसका डेटा यूं आ जाता है, हाईली प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है। एक बच्चा करता है, उसकी वैल्यू यूं आ जाती है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज भी किसी हद तक है मगर इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। अगर ये मैं यूं कर दूं, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो इस तरह भी हम चीज़ों को और अगर मैं यूं कर दूं, नहीं है एक्यूरेट, एक वैल्यू इसकी एक्यूरेट है, बाकी प्रिसीजन बिल्कुल नहीं है। और एक्यूरेसी टोटल ओवर एवरेज लेंगे तो टोटल एक्यूरेसी